साथ आस्था कौशिक। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए को 2024 में बढ़त मिलती हुई दिख रही है। उधर उत्तर की बात करें तो यहां ओपिनियन पोल के आंकड़ों में राहुल अखिलेश का गठबंधन पूरी तरह से बेअसर दिख रहा है और मोदी योगी का मैजिक बरकरार साबित हो रहा है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों में यूपी में बीजेपी गठबंधन को 77 सीट पर बढ़त है तो कांग्रेस और एसपी के गठबंधन को महज 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ओपिनियन पोल का संकेत विपक्ष के लिए बड़ा संदेश है। उधर सीएम योगी ने अखिलेश शिवपाल पर तीखा वार करते हुए फिर से परिवारवाद और भ्रष्टाचार वाला प्रहार किया है। वहीं सीए लागू होने के बाद विपक्ष के वार के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने हर सवाल का करारा जवाब दिया है। ममता, राहुल और ओवैसी के आरोपों को भ्रम फैलाने की कोशिश बताते हुए अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष समझाए कि आखिर सीए से इनकार क्यों है। आज इसी मुद्दे पर महाबहस, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। विपक्ष पर योगी का वार, चाचा भतीजे पर वसूली प्रहार। डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? अरे वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। सीएए पर विपक्ष के सवाल, गृह मंत्री शाह के सीधे जवाब। कमरे में बैठकर आपको इंटरव्यू करे सीएए पर और समझाए, जो वो बोल रहे हैं वो इतना समझा दे जनता को। राजनीति के अंदर आपके निर्णय को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। अमित शाह ने आज सीएए पर राहुल का भ्रम दूर कर दिया। तो वो कुछ मुद्दों से ध्रुवीकरण चाहते हैं। अब मेरा टाइमिंग पे सवाल है। 2019 में ही संसद से पारित हो गया था, 9 बार टाइम एक्सटेंड कराया। आज जब चुनाव के नोटिफिकेशन को 4-5 दिन रह गया है तो आप इसे क्यों लागू कर रहे हैं? ओपिनियन पोल का संकेत, विपक्ष के लिए बड़ा संदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में 80 की 80 सीटें जीतेगी। उत्तर प्रदेश में मोदी जी की लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और 14 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हर चुनाव में बीजेपी ने अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हासिल की है। मोदी योगी के सामने राहुल अखिलेश की चुनौती खत्म। भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दे तो है नहीं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, बड़े घमंड में है तो कुछ भी कर सकती है। तो उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत की तरफ एनडीए है तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो वहां भी 5 की 5 सीटों पर एनडीए के ही पक्ष में ओपिनियन बनता हुआ नजर आ रहा है। अदर्स के खाते में 0 और कांग्रेस के खाते में भी 0 की तरफ ओपिनियन बनता हुआ दिख रहा है। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और अब लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद आस्था। सबसे पहले न्यूज 18 का ये जो महा ओपिनियन पोल है जिसमें बहुत ही, अगर मैं कहूं कि 518 सीटों पर हमने ये पोल किया है, बहुत ही आसानी से और कंफर्टेबली एनडीए मेजॉरिटी के साथ आती हुई दिख रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की तो 5 की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप बीजेपी करती दिख रही है, यानी 14, 19 और 24 में भी हैट्रिक लगाने की तैयारी है। कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि इन आंकड़ों को एक्चुअल नतीजों में बदलेंगे? देखिए, जो पिछले 10 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं एनडीए गवर्नमेंट की, उन उपलब्धियों के आधार पर हम इस चुनाव में जा रहे हैं। दूसरी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो विश्वसनीयता है लोगों की, वो विश्वसनीयता
जनता आज उन पे पूरा विश्वास करती है। अब गरीबों को घर देने की बात होगी, उनके लिए शौचालय बनाने की बात होगी, उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात होगी, घर में बिजली का कनेक्शन की बात होगी, निःशुल्क राशन जो लगातार दिया जा रहा है गरीब लोगों को, और स्वास्थ्य की दृष्टि से जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत और उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना, दोनों को, जिसमें सभी 23.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक सुरक्षा कवच दिया गया है। तो इन तमाम चीज, फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, सड़कें बहुत बेहतर हुए हैं, रेल की कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है जी। तो तमाम इन 10 सालों में काम हुए हैं, वो हमको 5 सीट जिताएंगी। जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि कामकाज है, सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, राज्य सरकार का कामकाज है, लेकिन दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्षी दल है उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस, उसका ये कहना है कि ओपिनियन पोल के जो हैं उसका सैंपल साइज बहुत कम है, तो आप 140 करोड़ लोगों के ज़हन में क्या चल रहा है उसको उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। और उत्तराखंड की बात करें तो उनका कहना है कि यहाँ पर अंकिता भंडारी केस, इसके अलावा कोरोना काल की लापरवाही, जोशीमठ, इस सबको मुद्दा बनाया जा रहा है। यूसीसी लेकर आई सरकार, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, यूसीसी हमारे पार्टी का हमेशा से एजेंडे में रहा है और हम लोग, जनता ने हमको चुना है तो उन्होंने समर्थन दिया है और इसलिए ये खामोखाम इस तरह का इसको इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, उस पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, तो जनता अभी भी पूरी तरह सपोर्ट करेगी। जहां तक जोशीमठ की बात है या अंकिता भंडारी वाली बात है, सब लोग जानते हैं कि एक बहुत ईमानदार ऑफिसर को उसकी जांच दी गई थी और आज मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय में कार्रवाई गतिमान है और जब कोई भी मामला न्यायालय में होता है तो कोई भी सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती और इसलिए ये उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंकिता भंडारी के साथ जो कुछ हुआ, मैंने पहले भी कहा कि वो बेहद घटिया किस्म की हरकत थी। उसके परिवार के साथ जो कुछ हुआ, उसके माता पिता की जो तकलीफ है, हमारी भी वो तकलीफ है, हर संवेदनशील व्यक्ति की वो तकलीफ है। लेकिन ये दुर्भाग्य ये सब हुई है, लेकिन सरकार ने उन सबको बंद किया, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके उनको बंद किया, उस रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई की, उसको सील किया गया है। तो तमाम जो सरकार जो कर सकती है वो कर रही है और हम अंकिता भंडारी का परिवार और उत्तराखंड की जनता उनसे कहना चाहेंगे कि हर संवेदनशील मुद्दे पर हम उनके साथ में हैं और नारियों के प्रति, महिलाओं के प्रति मैं समझता हूं कि भाजपा से अधिक कौन दल सम्मान रखता है और इसलिए मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां तो कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है कांग्रेस में। इस बात को भी कांग्रेस जितने भी सीनियर लीडर हैं सबने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हमने उनके प्रवक्ताओं से पूछा और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी पूछा कि उत्तराखंड कांग्रेस में बहुत से ऐसे नेता हैं और वरिष्ठ नेता हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो उस बात को कांग्रेस खारिज करती है और कहती है सिर्फ बीजेपी की बनाई हुई हवा है, हर नेता यहाँ चुनाव लड़ने को तैयार है, हरीश रावत यहाँ चुनाव लड़ने को तैयार है। नहीं, रावत जी ने तो स्पष्ट कहा कि भाई हमारे बेटे को आप टिकट दे दीजिए, है ना। अब हम चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हैं। और भी लीडर ने कहा आप नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, आपने नाम लिया तो मैंने एक नाम का बारे में आपको बोला है जी। लेकिन तमाम मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके बयान आए हैं। और जाते जाते अब ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि हमने सवाल राहुल गांधी को भी लेकर पूछा था कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, न्याय यात्रा वो निकाल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ओपिनियन पोल में आंकड़ा निकल करके सामने आ रहा है उससे INDIA गठबंधन या कांग्रेस को या उस चेहरे को कोई बड़ा फायदा होता नहीं दिख रहा, तो ऐसे में उन्होंने ओपिनियन पोल पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब वो इतने ही लायक रह गए हैं, पूरा कांग्रेसी कुनबा बिखर गया है,
10,000 के करीब कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। और अगर हम 24 घंटे दरवाजे खोल दे तो पूरी कांग्रेस भाजपा में आने को तैयार है जी। तो वो झूठ का सहारा लेकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनका किसी पर विश्वास नहीं है और जनता का उनके ऊपर विश्वास नहीं है, इसके कारण आज कांग्रेस की ये गति हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी न्यूज़ 18 पर जुड़ने के लिए और अपनी बात धन्यवाद आस्था। तो महाबहस में हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। वो आंकड़ा जो हमारे ओपिनियन पोल में जिसे साइंटिफिक तरीके से किया गया है, ये देश का अपना पहला साइंटिफिक पोल है, उसके माध्यम से क्या आंकड़ा हमें उत्तर प्रदेश में मिला वो आपकी स्क्रीन पर सीधा ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि यूपी की 80 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 77 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। 77 सीटों पर ओपिनियन बीजेपी यानी एनडीए के पक्ष में मिलता हुआ दिख रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, या फिर आप उसको अगर आईएनडीआईए कहकर संबोधित करना चाहें, तो उस गठबंधन को महज 2 सीट ही मिलती हुई नजर आ रही हैं। उधर बीएसपी के हिस्से में भी 1 सीट आती दिखाई दे रही है। तो ये डेटा आपके सामने है ओवरऑल यूपी का, जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 77 एनडीए, 2 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के पाले में और 1 बीएसपी के पाले में जाती हुई दिख रही है। और इसके अलावा अगर रीजन वाइज बात करें, हमने 6 अलग अलग क्षेत्रों में ओपिनियन पोल्स कंडक्ट किए हैं और बुंदेलखंड की बात करें तो वहां पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए के खाते में 4, आईएनडीआईए के खाते में 0 और अदर्स के पक्ष में भी ओपिनियन 0 ही बनता दिख रहा है। दोआब क्षेत्र की बात करते हैं तो यहां पर 14 सीटें आती हैं और उन 14 सीटों में एनडीए 14 की 14 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस 0, अदर्स 0। पूर्वांचल में आप देखिए 30 सीटें हैं, 29 पर एनडीए, 1 पर एसपी प्लस और 0 अदर्स के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। रुहेलखंड का भी डेटा आपके सामने है, 10 सीटें, 10 की 10 क्लीन स्वीप अपने पक्ष में ओपिनियन बनाती हुई एनडीए, 0 सपा प्लस और 0 ही अदर्स के खाते में जाता हुआ यहां पर आंकड़ा दिख रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो यहां की 9 सीटें हैं और यहां भी 9 की 9 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको 0 और अदर्स के खाते में भी 0 ही जाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 में से 77 पर एनडीए, 2 पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन और 1 बसपा के पक्ष में ओपिनियन बनाती हुई जनता यहां पर नजर आ रही है। और चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सचिन रावत जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार, सौरभ दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट और मेहरुद्दीन रंगरेज जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शरद त्रिवेदी जी आप ही से कर लेते हैं। ओपिनियन पोल जो ये न्यूज़ 18 का है, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का डेटा आपके लिए काफी उत्साहित करने वाला है, लेकिन फिर भी आप लोग एक कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं कि 77 नहीं है, 80 में से 80 ले जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 2014 से उत्तर प्रदेश की जनता 6 जवाब दे चुकी है, 2 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा और 2 बार निकाय चुनाव में। ये अब चीज़ सामने आ रही है। उसके बाद जो हमारा उद्योग है वो इस चीज़ का जवाब दे रहा है। हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा था कि पहले हम लोग उत्तर प्रदेश जाने से डरते थे, अब हम उत्तर प्रदेश में आ भी रहे हैं, निवेश भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का विकास का कार्य हुआ, जनता ने उस पर मोहर लगा दी और ओपिनियन पोल भी जनता की ही आवाज़ है। जो प्रेस है वो जनता की आवाज़ सामने लेके आ रहा है। तो जिस तरह का कार्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, 16% निवेश, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा निवेश है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो ये कुछ हमने किया है जिसकी वजह से ये बात हुई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में मकान बनाए गए हैं, 43 लाख मकान बनाए गए, 1 करोड़ 60 लाख बिजली के कनेक्शन, 1 करोड़ 80 लाख शौचालय, 1 करोड़ 40 लाख गैस के कनेक्शन उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं। इस तरह का विकास कार्य भारत नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत में या पूरे विश्व में 6 साल के 7 साल के कार्यकाल में इस तरह का कार्य कभी नहीं हुआ है। ये ऐतिहासिक चीज है जिस पे जनता मोहर लगा रही है। और आगे भी आप देखें कि ये जब 2014 में ये चुनाव हुआ था तो पार्टी हार गई थी, परिवार जीत गया था। तो समाजवादी पार्टी में जो राज परिवार के लोग थे वो सब जीत गए थे, पार्टी बिल्कुल साफ हो गई थी उत्तर प्रदेश में। तो यही अब देखिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो परिवार जो है अपनी परंपरागत सीट भी नहीं निकाल पाएगा। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है समाजवादी पार्टी से। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, 2019 के आंकड़े को अगर आप उठाकर देखिए, 19 से 24 तक आते आते ओपिनियन पोल का आंकड़ा आप देखिए तो
2, आप और कांग्रेस मिलकर मात्र 2 सीटें। आस्था जी, भारत एक युवा देश है और आप उत्तर प्रदेश के किसी कोने में चले जाइए, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, इस देश का युवा चाहता है इस देश का युवा प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कौन से आंकड़े आते हैं मुझे नहीं पता, कहाँ से आंकड़े लिए गए हैं, क्या इसके साइंटिफिक कारण है, वो साइंटिफिक कारण मुझे नहीं पता है कैसे लिया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली जो भर्ती हुई थी, एक छोटा सा उदाहरण है, 60 लाख बच्चों ने पेपर दिया था पुलिस भर्ती का और पर्चा लीक हो गया। और अभी पीसीएस की परीक्षा को इसलिए टाल दिया गया कि प्रदेश ने बाकायदा बताया, प्रदेश सरकार यानी योगी जी ने बताया कि हम पेपर की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम पेपर नहीं करवा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का युवा बहुत अच्छे से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए क्या किया है। 2017 से जब से आए हैं और आज तक तो कोई एक पेपर ऐसा नहीं हुआ जो लीक ना हुआ हो। तो जो शिक्षा माफिया है उनके सामने घुटने टेक दिए भारतीय जनता पार्टी सरकार। 2024 के चुनाव में प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव सिर्फ छात्रों के आंदोलन के बूते हैं। एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा अरे युवा देश है, युवा के बूते ही तो देश सचता है या कोई भी आंदोलन और होता जवानी है चलती तो है बिना उस और जमाना चलता है। विपक्षी पार्टियां उसके पीछे चली जाती किस एरा में है आप? इस देश के युवाओं को आप इतना अंडरएस्टिमेट मत करिए। इस देश के युवा तो देश को नई दिशा देते हैं, समाजवादी देश के राजनीति को नई दिशा देते हैं। क्या 2024 में तीसरी बार कंटेस्ट करने जा रही एनडीए को आप इसी तरह टक्कर देंगे? आप पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं, एक मैथमेटिक्स सामने रख रहे हैं कि पेपर हुआ तो अगर 20,000 छात्रों ने दिया तो उनका परिवार 2.5 लाख का होगा, तो 2.5 लाख वोट माइनस हो गए। उस केमिस्ट्री का क्या, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी मंच से खड़े होकर ये कह देते हैं जिसका कोई नहीं है वो भी मेरा परिवार है। 60 लाख का 3 गुना 2.5 लाख कैसे होता? 1.5 करोड़ होता है। मैंने सिचुएशन इमेजिन की है, आप उसमें मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। चलिए आप 6 लाख की बात कर लीजिए, तो आप कह रहे हैं 6 लाख वोट कट गया बीजेपी का। सुनिए, 60 लाख बच्चों ने पेपर दिया, पर्चा लीक हुआ, उनके परिवार में कम से कम 3 सदस्य होंगे मिनिमम, तो 1 करोड़ 80 लाख हो गया। 1 करोड़ 80 लाख को आप 80 लोकसभा में बांट दीजिए, फिर पता चल जाएगा। उसके बाद में आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, इस मैथमेटिक्स के भरोसे आप हैं। लेकिन मैंने सवाल आपसे पूछा उस केमिस्ट्री का क्या? हाँ, मेरी बात जो प्रधानमंत्री मोदी परिवार बनाकर देश के एक शख्स से जुड़ते हैं। केमिस्ट्री का बताता हूँ। मोदी जी की जो केमिस्ट्री है, अरुण गोयल को नियुक्ति दी गई इलेक्शन कमीशन में और तुरंत छोड़ के भाग गए। ये इनकी केमिस्ट्री का लोचा है। लेकिन इस देश की जनता समझ रही है। मैंने युवाओं की बात करी तो आपने कहा युवाओं के भरोसे कैसे चलोगे? महिलाओं की बात नहीं करेंगे क्या हम? क्या काशी में महिलाएं नहीं हुई हैं? काशी कलंकित नहीं हुआ है क्या? महिलाएं वोट दे देंगे इनको? आप मुझे बताइए, किसानों की बात करिए आप। लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता टीएमसी की मदद को गए थे कि नहीं गए थे? टीएमसी है कि नहीं है? संदेश खाली पर क्यों चुप हैं आप? आस्था जी, मैं चुप नहीं हूँ। ऐसी घटनाओं की मैं घोर निंदा करता हूँ, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हिम्मत है तो अजय मिश्रा टेनी का टिकट काट के दिखाए। किसानों के साथ अगर खड़ी है, महिलाओं के साथ करिए, बताए कि काशी के दरिंदों को क्या हुआ, आज तक उनके घर पे बुलडोजर चला कि नहीं चला, आज तक उनको सजा हुई कि नहीं हुई, जांच में इतना समय क्यों लगा, 70 दिन तक क्यों चुप रहे, क्यों चुनाव प्रचार करने चले गए? ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। एमएसएमई कितनी बंद हुई, भारत सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए, व्यापारी इनके साथ नहीं है, किसान इनके साथ नहीं है, नौजवान इनके साथ नहीं है, बेटी इनके साथ नहीं है, महिला इनके साथ नहीं है, इनके साथ है कौन? बदो लोग। इस देश के दो पूंजीपति इनके साथ है, इसके अलावा कोई नहीं है। महिलाएं नहीं है। इन सब का जवाब हम शरद त्रिवेदी जी से लेंगे। सचिन रावत जी भी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ हैं। उन सब से हम बातचीत करेंगे। लेकिन सीएए को लेकर विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे तमाम सवालों को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी स्थिति को साफ किया है। सीएए के बाद अपने पहले इंटरव्यू में न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, बल्कि राहुल गांधी को लेकर कहा है कि वो आकर समझाएं कि क्यों सीएए का वो विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस में आपकी अच्छी खासी पहुंच है, इस विषय पर राहुल जी से एक बार चर्चा कर डिटेल पूछ लो जरा। वो चर्चा नहीं कर रहे ना, वो मीडिया को वहां पर कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि वो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारा मुंह बंद है। नहीं, मगर इस कमरे में बैठकर आपको इंटरव्यू करे सीएए पर और समझाए, जो वो बोल रहे हैं वो इतना समझा दे जनता को। राजनीति के अंदर आपके निर्णय को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी और ओवैसी के विरोध को लेकर भी करारा पलटवार किया है। क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है, प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए।
आप खुद बंगाली हैं, बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है, घुसपैठ रोकिए। नहीं रोक रही है वो नहीं कर रही, आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रही। आसाम में कंप्लीट घुसपैठ रोक गया क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ सचिन रावत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सचिन रावत जी, सीधा सवाल आपसे यही, आपने गृह मंत्री की बात सुनी, सीएए को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा देश में चर्चा है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि क्या परेशानी है इससे, क्या ऐतराज है, राहुल गांधी उस पर स्पष्टीकरण दे, राहुल गांधी उस पर बातचीत करें, इंटरव्यू ही दें, क्यों विरोध कर रहे हैं उसका। और यही सवाल उन्होंने ममता बनर्जी से भी पूछा है कि वो एक क्लॉज बता दे, वो वहां पर उस एक्ट में लिखी हुई एक लाइन ऐसी बता दे जहां पर यह कहा जा रहा हो कि यहां एग्जिस्टिंग नागरिकों की नागरिकता पर खतरा है। देखिए आस्था जी, हमारा कोई विरोध सीए पे है ही नहीं। हम लोगों ने पहले भी यही कहा कि जब 2019 में सीए पास हो चुका है, राष्ट्रपति ने अनुमोदन कर दिया है, उसके बाद में 9 बार आपने इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया, और उसके बाद में ठीक चुनाव के पहले सीए लेके आ गए, क्योंकि उनको मालूम है कि जो इन्होंने 10 साल पहले देश की जनता को वादे किए थे, वो उन वादों का कोई श्वेत पत्र नहीं जारी किया। तो एक धार्मिक ध्रुवीकरण की एक सियासत जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा बन चुका है, वो ये करना चाहते हैं। हम लोग तो यही कह रहे हैं, हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भैया आपको बाहर के लोगों की चिंता है, चलो ठीक बात है, लेकिन जो देश के हमारे नागरिक हैं, जो आपकी सरकार से उत्पीड़ित हैं, उसमें किसान हैं, जवान हैं, महिलाएं हैं, बेरोजगार हैं, युवा हैं, जो आपसे अपेक्षा कर रहे थे। जब उन्होंने वोट दिया था तो आपसे अपेक्षा करके वोट दिया था, लेकिन क्या हुआ कि पूरे 10 सालों में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर बढ़ गई, महंगाई 7वें आसमान पे पहुंच गई, महिलाओं के लिए भी झूठ बोलने का काम किया कि महिलाओं का रिजर्वेशन पास होता है, लागू करेंगे 2029 में। ये कौन सी बात है? देखिए सिक्योरिटी की बात करते हैं, बहुत अच्छी बातें, मुद्दे हैं, लेकिन सीएए से साफ बचकर निकलने के लिए इन मुद्दों का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी जब से इस देश में सीएए की चर्चा हम लोगों ने इसका विरोध नहीं कर रही, या इसका विरोध करने के लिए जो आंदोलन खड़ा हुआ उसको सपोर्ट नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने? उनके पीछे आप जाकर नहीं खड़े हुए। आज आप कह रहे हैं कि हमें सीए से दिक्कत नहीं, इसकी टाइमिंग से दिक्कत है कि चुनाव से एन पहले क्यों लाए गए। लेकिन बहरहाल आपने सवाल उठाया तो ये सवाल मैं लेकर के जाऊंगी। विजय उपाध्याय जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी, अब विपक्षी पार्टियां, ठीक है, एक सेकंड मैं लौटूंगी विजय उपाध्याय जी अपनी बात 10 सेकंड में। विजय उपाध्याय जी हमारे बीच में है, नहीं है फिलहाल, चलिए ठीक है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर, उन्हीं का रुख कर लेते हैं, उन्हीं से सवाल पूछ लेते हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, गृह मंत्री ने इंटरव्यू दिया है और उसमें साफ पूछा है ममता बनर्जी से भी और राहुल गांधी से भी कि अब वो बताएं कि क्या दिक्कत है सीएए से। ये तो नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता नहीं गई, या वो क्लॉज बता दे कि किसी की नागरिकता जाती हो। ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? कौन कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, उसमें जो सीए का कानून है उसमें लिखा है 2014 से पहले जितने भी लोग आए हैं, जो मतलब हमारी सरहदों को पार कर कर आए हैं अवैध तरीके से, उनको जो है हम नागरिकता दे देंगे। ये ऐसा कानून है, और जो 2014 के बाद आएंगे उनको नागरिकता नहीं देंगे, ये भेदभाव है। दूसरा, ये धर्म के नाम पर अगर कोई कानून बनता है, क्योंकि हमारे देश का भी कोई धर्म निरपेक्ष देश है, और फिर इसका विरोध तो जितनी पॉलिटिकल पार्टी है कर रहे हैं, और 2 लोग जो है सुप्रीम कोर्ट की याचिका लेकर इस कानून को खत्म कर देना चाहिए। अमेरिका से लेकर यूएन तक विरोध कर रहे हैं। एक सेकंड, आपकी आवाज थोड़ा कट कर आ रही है मेहरुद्दीन जी, मैं पीसीआर से कहूंगी एक बार चेक कर लें, शायद सिग्नल में कुछ गड़बड़ है। लेकिन जितना मैं समझ पाई हूं, आपने कहा है कि धर्म के आधार पर कोई कानून अगर इस देश में बनाया जाता है, ये देश सेक्युलर है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि धर्म का आधार आपने किस तरह मान लिया? ये तो उन माइग्रेंट्स के लिए है जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर देश में आकर के रह रहे हैं और यहाँ की नागरिकता चाहते हैं।
उनकी स्क्रूटनी की जाएगी, उसके बाद सरकार गृह मंत्रालय तय करेगा कि किसको नागरिकता देनी है या नहीं देनी है। लेकिन जो पहले से ही भारत के नागरिक हैं, इस देश के निवासी हैं, उनकी नागरिकता पे कहां खतरा है, उनके धर्म को कहां खतरा है, उनसे कौन धर्म पूछकर इस देश से उन्हें भगा रहा है? ये नैरेटिव तो यही खड़ा किया गया था ना। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल की भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सवाल ममता बनर्जी से भी पूछा है आज गृह मंत्री ने कि वो बताएं कि क्या ऐतराज है और क्यों ऐतराज है सीएए से। 42 सीटों का ओपिनियन पोल जो न्यूज 18 ने महा ओपिनियन पोल किया है, पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें एनडीए गठबंधन को बढ़त मिली है। एनडीए को 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। आईएनडीआईए का खाता भी यहां नहीं खुल रहा, और बात टीएमसी की करें तो 17 सीटें मिलने का अनुमान टीएमसी को है। यहां भी एनडीए बढ़त बना रही है, यानी आईएनडीआईए गठबंधन, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही है, उसका तो खाता नहीं खुल रहा, लेकिन टीएमसी को 17 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है, एनडीए को 25 सीटें। 2019 से अगर आप 2024 में उठा करके बंगाल की स्थिति को देखें तो यहां पर एनडीए का प्रदर्शन और बेहतर हुआ है। टीएमसी से ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन हासिल करता हुआ दिख रहा है, और आईएनडीआईए का खाता भी नहीं खुल रहा है। यह पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल है। 42 सीटें हैं लोकसभा की सीटें पश्चिम बंगाल में, और यहां पर एनडीए गठबंधन को बढ़त, 2019 से प्रदर्शन बेहतर, आईएनडीआईए का खाता नहीं खुल रहा, और टीएमसी को 17 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। एक बार फिर से आपको क्लैरिटी से दिखाते हैं, यह पश्चिम बंगाल का डेटा है, ओपिनियन पोल साइंटिफिक तरीके से कंडक्ट किया गया, न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल, जिसमें एनडीए गठबंधन को 25 सीटें, आईएनडीआईए को 0, उसके पक्ष में कहीं ओपिनियन बनता हुआ ग्राउंड पर नहीं पाया गया। और बात टीएमसी की करें तो 17 सीटें मिलने का अनुमान इस डेटा में जताया जा रहा है, यानी कुल 42 सीटों में से 25 एनडीए, 17 टीएमसी और 0 आईएनडीआईए गठबंधन, या कांग्रेस आप उसको कह लें। तो ये वो डेटा है जो पश्चिम बंगाल से हमें मिल रहा है। चलिए, तो पश्चिम बंगाल का हाल हमने आपको बताया, लेकिन बात यूपी की हो रही है, बात उत्तराखंड की भी हो रही है, जहां की 5 सीटों में एनडीए आती दिख रही है। 5 की 5 सीटें बीजेपी के पास जाती दिख रही हैं, 0 आईएनडीआईए या कांग्रेस और 0 ही अदर्स। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ सौरभ बहुगुणा जी जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका सौरभ जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। निश्चित रूप से यह आंकड़ा आप लोगों के लिए एक शुभ समाचार की तरह है। चुनाव बहुत दूर नहीं रह गए हैं, लेकिन जिस वक्त ये सर्वे कंडक्ट किया गया था उसकी तारीख थी 12 फरवरी से 1 मार्च। उसके बाद भी देश में कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है, जैसे सीएए का मुद्दा है जो हाल ही में आया है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है। और जब इस ओपिनियन पोल के आंकड़े को लेकर हमने कांग्रेस से सवाल पूछा तो उनका यह कहना था कि ये तो पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने इसकी ऑथेंटिसिटी और मीडिया को भी गोदी मीडिया कह करके पुकारा और उन आंकड़ों को खारिज कर दिया। ये देखिए मैडम, विपक्ष के पास आज के दिन कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आपके ओपिनियन पोल्स हम सब ने भी देखे हैं, और लगातार जो एक माहौल इस देश में बना है माननीय मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल का, उसमें कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो गई है कि देश की जनता में एक ये मैसेज है आज के दिन, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे वो देश का कोई भी प्रदेश हो, हम लोग हर जगह जाने का हम लोग को भी सौभाग्य प्राप्त होता है, कार्यकर्ताओं और पब्लिक के बीच में रहने का मौका मिलता है। जो विश्वास माननीय मोदी जी के प्रति इस वक्त देश की जनता के मन में है, वो विश्वास मैंने कभी किसी नेतृत्व के लिए नहीं देखा। और भारत जो इंडिया गठबंधन है, आप जिसकी आप बात कर रहे थे अभी, देखिए ना इनकी नीयत एक है, ना नियति एक है, ना इनकी नीति एक है। ये तो सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये देश की लड़ाई नहीं लड़ रहे। मुझे आज बहुत दुख हुआ कि केजरीवाल जी ने एक बहुत ही खराब स्टेटमेंट सीए के लिए दिया कि बाहर के लोग आके हमारे जॉब छीन लेंगे, पाकिस्तान के लोग, और पाकिस्तान के लोग जो है उत्तराखंड देश के युवा का जॉब्स ले लेंगे। माने इन लोगों के लिए देश प्राथमिकता नहीं रह गई है। किसी और किसी हालत में माननीय मोदी जी को कुर्सी से हटाने की इनकी प्राथमिकता है। ये देश के बारे में नहीं सोचते, ये देश के विकास के बारे में नहीं सोचते, ये देश के बारे में नहीं सोचते। मैं तो आपके चैनल से आज केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि पार्टीशन के बारे में क्यों नहीं बोलते।
रोहिंग्यास को सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदूज की खिलाफत कर रहे हैं। ये किस तरीके का इनका स्वभाव हो चुका है इंडिया के गठबंधन का। माने इन लोगों को सत्ता पाने के लिए ये किसी भी हद पे जाने को तैयार हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए तैयार है, देश को भ्रमित करने के लिए तैयार है, देश को अफवाहें फैलाने के लिए, देश की जनता में अफवाह फैलाने के लिए तैयार है। डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनका ये भी कहना है कि क्यों उसमें सिर्फ हिंदुओं को, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई उनको जगह दी जा रही है, मुस्लिमों को क्यों अलग रखा गया? कई पॉलिटिकल पार्टीज, विपक्षी पार्टियां इसको आधार बना रही हैं। किसको नागरिकता दी जाएगी? नागरिकता किसको दी जाएगी? नागरिकता प्रोसिक्यूटेड को दी जाएगी ना। जहां पर जो समाज अल्पसंख्यक होगा वही प्रोसिक्यूट होगा और उसी को तो नागरिकता दी जाएगी। मेजॉरिटी समाज को कौन प्रोसिक्यूट करता है? माने मैडम, ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि या तो केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, इंडिया ब्लॉक के इतने नेता पढ़े लिखे हैं, इनको यही नहीं पता कि इन्होंने या तो सीएए का कानून पढ़ा नहीं है और सिर्फ जनता को भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। सीएए किसी की नागरिकता, भारत के लोगों की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बनाया गया है, सीएए लोगों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज कि मैं आपसे स्पष्ट एक चीज पूछना चाहता हूं, चाहे वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, यहां पे माइनॉरिटी में कौन है? जो माइनॉरिटी में होगा वही प्रोसिक्यूट हो रहा है, वही शेल्टर सीक कर रहा है। तो उनको अगर भारत शेल्टर दे रही है तो किसी को क्या उसमें आपत्ति हो सकती है? तो इसलिए मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं, जो नैरेटिव इंडिया का ब्लॉक एक और इंडिया के ग्रुप के जो नेता हैं, जो ब्लॉक के नेता हैं, जो नैरेटिव वो गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए कर रहे हैं, वोट बैंक से राजनीति करने के लिए कर रहे हैं कि हमारा वोट बैंक इंटैक्ट रह जाए। जी, एक और मेरा आखिरी सवाल, इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि चुनाव से पहले सीए लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कामकाज गिनाने के लिए नहीं है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है? इस तरह एक बात सुनिए, ये हमारे विजन डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा था। माननीय मोदी जी ने 10 साल में जनता के साथ जो जो वादे किए, जो उनके विजन डॉक्यूमेंट में थे, चाहे वो 370 था, चाहे वो 35A था, चाहे वो सीएए था, वो सारे इस 10 साल के कार्यकाल में लागू हुए। हम नहीं करते तो कल ये यही आरोप लगाते कि मोदी जी ने सीएए लाने की बात कही थी, कहां है सीएए? अब आज सीए आ गया तो ये कह रहे हैं सीए क्यों आ गया? राम मंदिर का इशू हमारे मैनिफेस्टो में था। राम मंदिर जब बनने की बात आई तो इन्होंने जीवन भर बोला कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब तारीख बता दी और मंदिर का स्थापना होने शुरू हो गई तो इनको उस पर आपत्ति हो गई। तो ये तो इनका वो होता है ना, ये शूट एंड रन वाली राजनीति कि सिर्फ एक स्टेटमेंट दो फिर भाग जाओ। फिर तो उस तरीके से इंडिया ब्लॉक जो है लगातार देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है और ये देश की जनता को बहुत कम आंक रहे हैं। देश की जनता बहुत समझदार है, जागरूक है और उसको पता है कि अगर इस देश को सशक्त रखना है, सुरक्षित रखना है और विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ाना है तो माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो जरूरी है इस देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आप सारी बातें सुन ही रहे होंगे कि इन चुनावों में, 2024 के चुनावों में मोदी की गारंटी की भी बात हो रही है, जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी मंचों से जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता बात कर रहा है। गृहमंत्री ने भी कहा है कि मोदी का कहा हुआ पत्थर की लकीर होता है, हमने जो कहा वो करके दिखाया और सौरभ जी ने गिनवा भी दिया। चाहे वो धारा 370 की बात हो, 35A की बात हो, राम मंदिर की बात हो, तारीखों की बात हो, वो कह रहे सब कुछ तो जो हमने कहा वो डिलीवर किया। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, बीजेपी ने कहा था कि नहीं कहा था, ये गारंटी थी कि जुमला था। 2 करोड़ रोजगार देंगे 1 साल में, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार दिया कि नहीं दिया, ये गारंटी था कि जुमला था। किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, गारंटी था कि जुमला था। आप खुद सोच लीजिए, एमएसपी का कानून ले आएंगे। 1000 किसानों की मौत के बाद भी जिस देश के प्रधानमंत्री और जिस देश के नेता का आंख ना खुल पाए, मुझे लगता है उनके अंदर कोई संवेदनशीलता है ही नहीं, सारी मर चुकी है। अगर 1000 किसानों की मौत होने के बाद इस देश के अन्नदाता जिनका जीडीपी में 60% ज्यादा योगदान है कृषि का, उनके खिलाफ अगर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हो जाएंगे सिर्फ 2 पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि इस देश में अगर हम जुमले का नाम गारंटी कर देंगे तो ये देश समझ जाएगा। ये देश बहुत अच्छे समझ रहा है कि जिस तरह से आपने इस देश के हर वर्ग को ठगा, क्या नारी, क्या युवा, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या छोटा व्यापारी, किसको नहीं ठगा आपने, मुझे बताइए। विपक्षी पार्टियां इन बातों को मुद्दे बना रही हैं, रोजगार, महंगाई, किसान, महिलाएं। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार हटी थी 2017 में तो उस समय 14.4% बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश में थी। आज 2.5% है उत्तर प्रदेश में। ये रिकॉर्ड पे माननीय योगी जी ने विधानसभा में ये आंकड़े दिए हैं।
तो ये कहा। और दूसरी चीज ये जो किसान की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक बता रहे हैं कि साहब ये जो चंद उद्योगपति वाली कहानी, मैं अमुक उद्योगपति नहीं, मैं नाम बता रहा हूं कि अनिल अंबानी जी को जो जिन किसानों के लिए आज ये खड़े हैं उनकी 2000 एकड़ जमीन छीन के अनिल अंबानी जी को दे दी गई थी यहीं पास में दादरी में थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए, और उसको वापस लेने में भी हमारा कोई योगदान नहीं था। वो जब मायावती जी की सरकार आई तो उन्होंने वो सारी जमीन वापस किसानों को करी। तो ये तो किसान का प्रेम है। और दूसरी चीज ये है जो विकास का कार्य इन्होंने किया है, मैं उसके 2-3 उदाहरण दे दूं कि जो सैफई में इन्होंने एयरपोर्ट बनाया है, उस एयरपोर्ट पे ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि जिस हवाई अड्डे पे ना कोई हवाई जहाज उतरने वाला है ना उड़ने वाला है, वहां पे 4 लेन का एक्सप्रेसवे आपने कैसे बना दिया। दूसरी चीज यह है कि 12 करोड़ का कल्चरल सेंटर उत्तर प्रदेश कल्चरल डिपार्टमेंट ने आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी में बनाया है। 1760 की जो यतीम खाना जो हेरिटेज बिल्डिंग थी उसको आजम खान साहब को हैंडओवर किया है। और हमसफर रिजॉर्ट जो सरकारी जमीन पे बना था उसकी जो मालकिन है वो आजम खान साहब की पत्नी है फातिमा जी। तो ये जिस तरह का इन्होंने विकास का कार्य किया है उत्तर प्रदेश में की जनता ने इनको बता दिया है, 4 बार इनको जनता ने मौका दिया। उसके बाद ये पहले क्योंकि इनके पास विकास की कोई मुद्दा नहीं था तो ये पहले माई कॉम्बिनेशन लाए, वो फेल हो गया, फिर बुआ बबुआ कॉम्बिनेशन लाए, चाचा भतीजा कॉम्बिनेशन लाए, लड़के कॉम्बिनेशन लाए, फिर पीडीए कॉम्बिनेशन लाए। और पीडीए में जो ए था वो अल्पसंख्यक था, वो 3 महीने बाद इन्होंने कहा अल्पसंख्यक नहीं, ये अगड़ा है। तो ये सारे फॉर्मूले, सारे कॉम्बिनेशन, सारे हथकंडे सब फेल हो चुके हैं। 6 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको जवाब दे दिया है। अब कौन सा नया गणित बैठाने जा रहे हैं? किसान का मैंने आपको बता दिया, युवा जो है 27 करोड़ जो है रजिस्ट्रेशन हुए ईपीएफ में। पहले 12 करोड़ रजिस्ट्रेशन थे, अब 27 करोड़ है। ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन तभी होता है जब नौकरी होती है। हाँ बोलिए आस्था जी, इस देश का बेरोजगारी दर 42% है। पता नहीं कहां से योगी जी आंकड़े लाते हैं, पता नहीं कहां से उनके प्रवक्ता आंकड़े लाते हैं। मैं आपको बता, मैं बाइफरकेशन बता रहा हूं। मैं अगर आपके घर में कोई होगा, इस देश के जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, मैं बता रहा हूं, इस देश के जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं उनमें 20% से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। और एक पुलिस की भर्ती के लिए जिसकी तनख्वाह कितनी कम होती है, कितना मुश्किल से नौकरी करते हैं, उसके लिए अगर 50,000 पदों के लिए 60 लाख लोग आवेदन कर दें तो ऐसा लगता है तो आपने सारा रोजगार ही बांट दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का डेटा मैनिपुलेशन है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के सामने नाक रगड़ सकती है। वो जामनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दे सकती है क्योंकि उसे पता है कि पूंजीपति घर में अगर पानी नहीं आएगा उसके लिए मोदी जी फोन कर देंगे। लेकिन इस दिल्ली के किनारे अगर बेटियां बैठेंगी तो पुलिस से उन्हें घसीटवाया जाएगा जो देश के शान को बढ़ाने के लिए ओलंपिक में पदक जीतते हैं। उनके लिए कोई संवेदना नहीं है इनके पास। रावत जी से भी कमेंट लेते हैं। सचिन रावत जी, हमारा जो ओपिनियन पोल है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर INDIA की हालत जो है वो बेहद खस्ता है। मात्र 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई आप लोगों को दिख रही है। अब INDIA में उत्तर प्रदेश के अंदर कौन है? एक समाजवादी पार्टी है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई बात बनी है क्या? उस पर आप लोगों में क्लैरिटी आई है क्या? RLD तो निकल गई। देखिए आस्था जी, पहले मैं ओपिनियन पोल पे आता हूं और ओपिनियन पोल जो होता है वो कभी भी एग्जिट पोल में या रिजल्ट में तब्दील नहीं होता है। अगर होता तो आपने अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पे एक पोल कराया था कि देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए। 67% लोगों ने राहुल गांधी जी को वोट दिया था, 21% नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया गया था। बहुत से पोल अब ये बताइए कि उसके बाद में वो के साथ व्हाट्सएप पे तैरते रहते हैं और बहुत सारे लोग कार्यकर्ता उत्साहित होकर उसको शेयर कर देते हैं। वही मैं कह रहा हूं, टीवी पर हमने जो पोल किया है वो आपके सामने। वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके दर्शकों, 2 सीटें। देखिए आपके, मैं तो आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, आपके चैनल के करोड़ों दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वो जो उस समय जो हुआ या तो वो सही था या तो आज ये ओपिनियन पोल सही है। इसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए। देखिए दर्शक उस पे भी होते हैं, आपके दर्शक इस पे भी होते हैं और हमेशा जो ओपिनियन पोल में आपने आपके चैनल ने, अभी मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, आपको एक और आस्था जी बात बता रहा हूं कि अभी देखिएगा कि अभी जब 543 सीटें पोल जो आपने टीवी पर किया है, मैं वही बताना जवाब चाह रही हूं। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि 543 सीटों में अभी देखिएगा आपका चैनल
पहले ही 400 सीटें जितवा देगा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना देगा, कैबिनेट विस्तार कर देगा, सबको नौकरी मिल जाएगी। दोबारा देखिएगा ये जो एनआरसी का मामला है वो भी हो जाएगा, देश में खुशहाली आ जाएगी, 400 पार का जो है उसमें पेट्रोल हो जाएगा, लहसुन जो आज की डेट में 400 पार हो गया है। अभी देखिएगा जितने भी तमाम चीजें हैं आपका चैनल बना देगा। लेकिन जब रिजल्ट आएंगे, एक्चुअल चीज तब होगी। जो 70% जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ वोट देने वाली है। उसमें किसान है, मजदूर है, नौजवान है, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, हर वर्ग जो इस सरकार के खिलाफ वोट देने वाला है वो सब तैयार है। ठीक है शरद जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो मैं मानता हूं कि ये जमीन से जुड़ी पार्टी, इसको अपनी तो कम से कम खबर है। इसीलिए देखिए सोनिया जी ने उत्तर प्रदेश के में अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, उन्होंने राज्यसभा चली गई हैं, और राहुल जी पहले ही वायनाड जा चुके हैं। इनका जो जोश का कारण था क्योंकि इनकी बसपा से दुगनी सीटें आई थी, बसपा की 1 सीट आई थी, इनकी 2 सीटें आई थी उत्तर प्रदेश में, तो इनका जोश का कारण था। अब वो इनको पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में इनके क्या हालात हैं। आपने नहीं पढ़ा जिस तरह के इन्होंने बयान करे हैं सोनिया गांधी जी ने के बारे संदेश लिखा था रायबरेली की जनता के बाद ये गठबंधन कैसे हुआ, आपको नहीं जानकारी। तो इनको मुझे लग रहा है कि खुद जानते हैं कि इनकी हालत क्या है उत्तर प्रदेश में। मुझे तो ये बताइए, जब ये पदयात्रा में निकले थे तो गुजरात में इनके पास विपक्ष के अध्यक्ष का पद था, जब यात्रा खत्म हुई तो वो भी खत्म हो गया, विक्टिम कार्ड और जब और दूसरी उसके बाद जो है 3 राज्य में चुनाव हार गए। उस पर अपनी बात बताइए। आप विक्टिम कार्ड खेलने के लिए परिवारवाद का नारा कर दिया, मोदी मेरा परिवार, ये विक्टिम कार्ड खेल करके अब जब जनता आप परिवार पर सवाल उठाएंगे, सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे पूरा देश मेरा परिवार है, और जिसका कोई नहीं है वो भी मेरा परिवार है, उन्होंने कह दिया। अब उस पे आप सवाल उठा रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव तो वही मैं कह रहा हूं कि परिवार में उपेंद्र रावत थे क्या, परिवार में भी हरियाणा के एक नए सांसद भी ज्वाइन हुए हैं। अभी आप देखिएगा परिवार के रूप में ब्रजभूषण शरण है। उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, उन्होंने बोला मैं उनको वहां भेज दूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग होती है। इससे निम्नतम कमेंट मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल पे और किसी भी मुख्यमंत्री पे नहीं हो सकता है। इन्होंने बोला कि चल सन्यासी मंदिर में घंटा बजवा देंगे, मतलब इतना निम्नतम स्तर का कमेंट होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उनको अपने पार्टी में ले लेती है, एनडीए गठबंधन शामिल कर लेती है। तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम देश की संस्कृति को बचाने के लिए एक छोटा मोटा कदम उठा लेना चाहिए। कितनी सीटें दे रही है समाजवादी पार्टी, विरासत को, राजनीति को, लोकतंत्र को बचाने दे रही है समाजवादी पार्टी। लास्ट 1.5 मिनट है मेरे पास। कांग्रेस को कितनी सीटें दे रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें दिया उत्तर प्रदेश में, आपको अगर जानकारी होगी, या इसमें और कुछ पूछना चाह रही है? नहीं 17 सीटें आपने उन्हें दी हैं। नहीं, उसमें रायबरेली और हमने 17 सीटें दे दी। अब उनका अपना फैसला है। देखिए आस्था जी, उसमें उनका अपना, मैंने बताया ना, हम निम्नतम स्तर तक जाकर राजनीति नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर हम आपसे पूछे पशुपत पारस जो हैं और चिराग पासवान, उनके बीच में ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया? उधर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया? फिर उधर आपका बिहार के जो नीतीश बाबू, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया? जिन्होंने कहा था मर जाऊंगा लेकिन इस दल में नहीं आऊंगा, तो वो राजनीतिक रूप से मर चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए गठबंधन है, या तो राजनीतिक रूप से मरे हुए लोगों का है, या फिर आप ऐसे क्या बात कह रहे हैं? निम्नतम से निम्नतम चैनल पर आप किस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव? और फिलहाल जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। 444 सीटों का ओपिनियन हम दिखा चुके हैं। देश भर की ये सीटें हैं। 327 जो हैं वो एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। 90 आईएनडीआईए गठबंधन और अदर्स 27 सीटें, यानी 444 ही सीटों के ओपिनियन में बहुत ही क्लियर कट मेजॉरिटी के तरफ बढ़ती हुई यहां पर एनडीए नजर आ रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल एक एक करके उन तमाम राज्यों का आंकड़ा आपको दिखा रहा है, जिससे कुछ बातें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो ये कि बात उत्तर भारत की करें तो यहां पर एनडीए की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी यानी मोदी फैक्टर बहुत ही स्ट्रांगली यहां पर काम करता हुआ दिख रहा है। आईएनडीआईए गठबंधन कोई मजबूत विकल्प एनडीए के सामने देने में नाकाम दिखा है, और कांग्रेस ने जहां जहां एक्सपेरिमेंट के तौर पर गठबंधन किए हैं उनका भी कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। फिलहाल इस शो पर इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।